हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज बेटा हम यहाँ पे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे प्लांट्स से रिलेटेड कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझा था। मैंने आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स कराई थी। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। स्पोरोफाइट, गेमीटोफाइट, मियोसिस कब होना है, माइटोसिस कब होना है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आज की क्लास में बेटा हम इसी को आगे बढ़ेंगे। फीमेल में गैमीट कैसे बनता है, मेल में गैमीट कैसे बनता है, ये देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे पढ़ेंगे पॉलिनेशन और उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसे कि मैंने कहा लास्ट क्लास में बेटा हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा। वी डिस्कस्ड अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसमें मेल फीमेल हमने देखे थे पार्ट्स क्या हैं। प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली चीजें, जिसमें हमें पढ़ना है गेमीटोफाइट कैसे डेवलप होगा, गेमीट्स कैसे बनेंगे, और हमें पढ़ना है पॉलिनेशन। नाउ एक बार वन शॉट में अगर मैं देखूं लास्ट क्लास में हमने क्या किया। सो देखिए बेटा, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट जहां पे रिप्रोडक्शन होती है। तो जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मेल और फीमेल पार्ट्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज होती है, फीमेल और मेल। हो सकता है एक ही फ्लावर में दोनों हो सकता है एक फ्लावर में केवल एक ही पार्ट हो। बेटा दीज आर द रिप्रोडक्टिव लीफ, जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, तो हमने इसको स्पोरोफिल कह दिया था। मेल्स में मैंने आपको बताया था वर्ड यूज होगा माइक्रो, और फीमेल्स में वर्ड यूज होगा मेगा। सो यानी कि फ्लावर के अंदर होगा आपका एक माइक्रोस्पोरोफिल, और बेटा यहां पे हम डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोफिल। यानी कि मेगा और माइक्रोस्पोरोफिल आर नथिंग बट, मेगा बेटा हो गया कार्पल या जिसको आप कहते हो पिस्टल, और अगर मैंने बोला माइक्रोस्पोरोफिल तो ये आपका हो चुका है स्टेमन। सो नाउ बेटा स्टेमन इज द माइक्रोस्पोरोफिल, इसी के अंदर आपका स्पोर्स बनेंगे। तो ये बेटा आपकी डिप्लॉयड बॉडी है, यानी कि इसमें कहीं पे मियोसिस होगी और इसमें आपके स्पोर्स बनेंगे, क्योंकि स्पोरोफाइट हमेशा स्पोर देता है। तो इसके अंदर कुछ आपका स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पॉलन सैक। इस पॉलन सैक के अंदर आपका बेटा होगा पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ध्यान से सुनिए, इसमें एक सेल माइक्रोस मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल जो कि आपका मियोसिस करेगा। सो बेसिकली दिस सेल इज अ मियोसाइट, और ये बेटा मियोसिस करेगा और यहाँ पे बनाएगा माइक्रोस्पोर्स। तो जब मियोसिस कर दी तो आपके हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बने। नाउ ये माइक्रोस्पोर ही डेवलप होगा पॉलन ग्रेन में। सो ये डेवलप होगा पॉलन ग्रेन में, एंड दिस पॉलन ग्रेन इज द माइक्रो या फिर मेल गैमीटोफाइट। तो छोटी क्लास में हम पढ़ रहे थे कि पॉलन ग्रेन इज द गैमीट, बट एक्चुअली इट इज नॉट द गैमीट। ये बेटा गैमीटोफाइट है जिसके अंदर आपका गैमीट बनेगा। नाउ दिस पॉलन ग्रेन अब ये हेप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोस्पोर से डेवलप हुआ है। सो पॉलन ग्रेन के अंदर ही आपके होते हैं गैमीट, द मेल गैमीट। तो मेल गैमीट कैसे बनेगा? अब मुझे गैमीट भी हेप्लॉइड होता है, पॉलन ग्रेन भी मेरे पास हेप्लॉइड है, तो इसके अंदर बेटा होती है माइटोसिस और आपको बनता है गैमीट। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरोफिल कैसा दिखता है। हमने एंथर की बात की थी। एंथर में मैंने आपको पढ़ाया था कि पॉलन सैक होता है विच इज द माइक्रोस्पोरेंजिया। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि उसमें आपके माइक्रोस्पोर्स कैसे बनेंगे और वो कैसे पॉलन ग्रेन में डेवलप होगा, और पॉलन ग्रेन के अंदर ही होते हैं गैमीट
और वो कैसे बनेंगे। ये चीज आपको लर्न हो जाएगी एक बार आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाएंगे बेटा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चीज, और उसके बाद यही चीज हम फीमेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो नाउ दिस वाज द एंथर। एक टिपिकल एंथर हमने कहा था जो बाई लोब्ड होता है। एक लोब में बेटा आपके पास 2 थीका होते हैं, तो हमने डाइथीकस कंडीशन कही थी। और ये बेटा आपके होते हैं पॉलन सैक 1 2 3 4, तो इसको हमने टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन कही थी। टेट्रा यानी कि 4, स्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया 4 स्पोरेंजिया। तो यहां पे एक टिपिकल एंथर एंजियोस्पर्म का बाइलोब्ड, डाइथीकस और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। अब बेटा ये ही वो टेट्रास्पोरेंजिया 1 2 3 4, ये ही जो स्पोरेंजिया है इसी को बेटा पॉलन सैक कहते हैं, और इसी के अंदर आपके पॉलन ग्रेन बनेंगे। और ये जब आपका एंथर टूटता है तो तब बेटा ऐसे पॉलन ग्रेन यहां से रिलीज होते हैं। हमने ये भी देखा था कि एंथर की जो वॉल्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथर्शियम, ये बेटा लेयर्स टूटती हैं, डेhiscence में मदद करती हैं। स्टोमियम वाले रीजन से ये टूटती हैं। मिडल लेयर्स होती हैं, टेपिटम होती है। टेपिटम पे मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी जो आज की क्लास में आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। सो देखिए बेटा, दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। पॉलन मदर सेल बेटा या माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो अभी कुछ भी मियोसिस नहीं हुई है, इसके अंदर मियोसिस होगी, तो अभी तक सारी कंडीशन डिप्लॉयड है। तो ये बेटा एक डिप्लॉयड सेल है। अब मान लीजिए आपके पास ये है पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको हम PMC या फिर MMC लिखते हैं। ये आपका एक डिप्लॉयड सेल है और ये बेटा आपका डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, अब आपकी मियोसिस होगी। सो मियोसिस बेटा 2 पार्ट्स में होती है। सबसे पहले मियोसिस 1 होती है। सो वी नो जब मियोसिस 1 होती है तो जो 2 सेल्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, यानी कि डिप्लॉयड से 2 हैप्लॉयड सेल मिलेंगे। बट अब ये चीज ध्यान से सुनिए, अभी केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, अभी सेल डिवीजन नहीं होगा। सो इसी सेल के अंदर आपके बने 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियस, आपके बने 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियस, यानी बेटा क्यों, क्योंकि देयर इज ओनली कैरियोकाइनेसिस, अभी केवल यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है। फिर आपके पास क्या हुआ, अब आपके पास दूसरी मियोसिस होगी यानी मियोसिस 2, और फिर से बेटा आपको मिलेंगे 2 से 4 सेल, लेकिन मैंने बोला केवल न्यूक्लियस डिवीजन हो रही है, तो यहां पे आपको मिले 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस। नाउ अब यहां पे क्या होगा, इनके अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन यानी कि साइटोकाइनेसिस अब होगा। सो नाउ बेटा अब इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होगी और आपके ये जो 4 न्यूक्लियस थे, अब ये 4 अलग अलग सेल बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ये एक लेयर के अंदर है अभी। सो यहां पे आपको मिले 4 माइक्रोस्पोर्स, हैप्लॉइड हैं बेटा। तो दीज आर माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स मेरे हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये मेरे न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस पहले क्यों बनाया, क्योंकि पहले केवल कैरियोकाइनेसिस हो रही है, फिर मियोसिस 2, अब साइटोकाइनेसिस होगी। अब बेटा आपको 4 सेल मिले, इसको हम टेट्राड कहते हैं, बन गए मेरे 4 माइक्रोस्पोर्स। यही होता है बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे एक चीज देखिए बेटा, सेम चीज इस डायग्राम में दिखाई है। सबसे पहले आपके पास ये माइक्रोस्पोरोसाइट है विच इज अ मियोसाइट, यानी कि इसमें आपकी मियोसिस होगी। दिस इज नथिंग बट द पॉलन मदर सेल जिसके अंदर आपका डिप्लॉयड न्यूक्लियस है।
2 बने, 2 से 4 बने, फिर आपकी साइटोकाइनेसिस हुई और अब बेटा ये आपके बने 4 सेल्स, या 4 सेल्स लिखने की बजाय मैं इसको लिखूंगी अब आपके पास बने 4 माइक्रोस्पोर्स, लेकिन ये टेट्राड है। अच्छा, मैंने टेट्राड क्यों बोला? क्योंकि चारों अभी आपस में जुड़े हुए हैं, एक साथ चिपके हुए हैं। अभी इनको अलग अलग होना है और इनको 4 अलग अलग पॉलन ग्रेन बनना है ना। ये जो नीली नीली लाइन है, दिस इज द कैलोज वॉल। ये क्या है बेटा? दिस इज द कैलोज लेयर। नाउ इफ यू रिमेंबर, लास्ट क्लास में जब हमने टेपिटम पढ़ा था, सो टेपिटम पे मैंने आपको क्लियरली एक चीज बताई थी कि टेपिटम में से एक एंजाइम निकलता है, कैलेज एंजाइम, और इसको याद रखना, ये अगली क्लास में समझ में आएगा। सो वो बेटा, दिस इज ब्रोकन डाउन बाय कैलेज एंजाइम। और ये कैलेज एंजाइम कहां से आया है? फ्रॉम टेपिटम। तो ये कैलेज एंजाइम जब इसको तोड़ता है तब जाकर के ये चारों पॉलन ग्रेन अलग अलग निकलती है। लेकिन बेटा अभी ये बने हैं आपके माइक्रोस्पोर्स, अब इनको डेवलप होना है एक पॉलन ग्रेन में। सो यहां तक समझिए, आपके पॉलन ग्रेन इससे बाहर निकलेंगे, लेकिन पॉलन ग्रेन जब इससे बाहर निकलेंगे उसके पहले बनने तो चाहिए। तो बेटा 4 तो बन गए, एक सेल से 4 बने, लेकिन वो माइक्रोस्पोर्स है, अभी वो पॉलन ग्रेन में डेवलप नहीं हुआ। अब पॉलन ग्रेन में डेवलप कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि पॉलन ग्रेन होता कैसे है। चलिए अब हम यहाँ पे पॉलन ग्रेन को पढ़ते हैं। सो देखिए बेटा, पॉलन ग्रेन में आपकी 2 परत होती है। एक ये परत अंदर वाली जिसको बोलते हैं इंटाइन, दिस इज द इंटाइन। 2 लेयर होती है, अंदर वाली लेयर इज द इन मतलब इंटाइन लेयर। ये बेटा कॉन्टिन्यूस है, आपको लगातार दिख रही है बनी हुई, कोई ब्रेक नहीं है यहां पे। और ये बनी होती है पेक्टिन एंड सेल्यूलोज की। इसके बाहर बेटा एक और परत होती है जिसको हम कहते हैं एग्जाइम। तो ये देखिए, ये मैंने बाकी परत बनाई बाहर वाली, इसको बेटा मैं कहूंगी एग्जाइम। दिस इज द एग्जाइम, इट इज द आउटर लेयर। नाउ बेटा इट इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिनिन। नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने क्या पढ़ा था? टेपिटम में से यूबिश बॉडीज निकलते हैं और वो यूबिश बॉडीज स्पोरोपोलिनिन को बनाने में मदद करता है। स्पोरोपोलिनिन बेटा इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस, जो कोई ज्यादा हार्ड केमिकल, कोई एसिड, कोई बेस, कोई बहुत खराब बैक्टीरिया इस पॉलन ग्रेन को खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी बाहर एक स्पोरोपोलिनिन की परत है। नाउ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस बनाई है। देखिए बेटा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। इसकी अगर मैं बात करूं, दीज आर द जर्म पोर बेटा। सो व्हाट इज बेसिकली अ जर्म पोर? एक जर्म पोर बेटा वो जगह है एग्जाइम में जहां पे देयर इज नो स्पोरोपोलिनिन, कोई स्पोरोपोलिनिन यहाँ पे नहीं है। कोई दिख रहा है आपको? मैंने स्पेसेस बना दिए, यहाँ पे कोई स्पोरोपोलिनिन नहीं है। अब देखिए बेटा, ये जो अंदर है ना, इसी के अंदर इन दिस पॉलन ग्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 2 स्पर्म सेल्स, यानी कि 2 मेल गैमीट। अब आप सोचेंगे ये कैसे बने? हमने तो भैया स्पोर बनाया था मियोसिस के बाद, अभी इसके अंदर स्पर्म सेल कैसे आए? सेल ही बनाती हूँ पूरे, इसके अंदर ये स्पर्म सेल कैसे आए? अच्छा, दूसरी चीज, ये जर्म पोर, इंटाइन, इन सब का कुछ मतलब तो होगा। सो याद कीजिए बेटा, छोटी क्लास में अभी याद कीजिए जब आपने पॉलिनेशन पढ़ा था क्लास 10th में और क्लास 11th में, अब वो चीज मैं आपको याद दिला रही हूँ। बेटा आपने क्या पढ़ा था छोटी क्लास में कि फीमेल में एक स्टिग्मा होता है, एक स्टाइल होता है,
यहाँ पे ओवरी होती है और इसके अंदर आपका ओव्यूल होता है। अभी सिंपल समझो, ज्यादा मत कंफ्यूज हो। मान लो इसके अंदर ओव्यूल होता है। अब मान लीजिए बेटा इस ओव्यूल के अंदर ही आपके पास फीमेल गैमीट है, एग। अभी इसको डिटेल में देखेंगे ये कैसे होता है, बट अभी सिंपल समझो जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि देयर इज अ स्टिग्मा, देयर इज अ स्टाइल, देयर इज ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल और उसके अंदर मेरा एग सेल है। यार ये फीमेल गैमीट है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट प्लांट्स के अंदर दोनों ही चल फिर नहीं सकते, इनको चलाना पड़ता है, एक दूसरे के पास लाना पड़ता है। तो पॉलन ग्रेन को लेकर के आएगी हवा, पानी, कोई मधुमक्खी, कोई बटरफ्लाई, कुछ भी, और ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ जाएगा। अब बेटा पॉलन ग्रेन के अंदर तो 2 गैमीट है, ये तो इसके ऊपर आया है, इस गैमीट को तो इसके पास पहुंचना है। अब ये कैसे पहुंचेगा? सो देखिए बेटा, मैंने आपको एक ऐसी परत बनाई, यहां पे मैंने आपको 2 गैमीट बनाए, फिर मैंने एक ऐसी परत बनाई है और इसमें मैंने एक ऐसी जगह बनाई है जहां पे आपकी जगह ना हो, खाली है, छोटे छोटे पोर्स है, यहाँ पे स्पोरोपोलिनेट नहीं है। बेटा ये जो परत है ये ही एक ऐसी ट्यूब बनाता है, समथिंग लाइक दिस। इसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। तो ये ही बेटा पॉलन ग्रेन एक पॉलन ट्यूब बनाएगा और उस पॉलन ट्यूब से ये 2 गैमीट यहां पे एंटर करेंगे। लेकिन ये पॉलन ट्यूब बना कौन रहा है? क्या बोला मैंने? ये ही अंदर की परत फूल जाएगी और ये ट्यूब की तरह बाहर आ जाएगी और उसके अंदर से ये दोनों गैमीट बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने के लिए कुछ छेद तो चाहिए, पोर तो चाहिए। तो ये बेटा आ रहा है थ्रू जर्म पोर। और ये जो पॉलन ट्यूब है ये एक्चुअली क्या है? दी इंटाइन। दोबारा से सुनिए बेटा, स्टिग्मा पे आया पॉलन, पॉलन के गैमीट अंदर फीमेल की गैमीट के पास पहुंचना है। कैसे जाएगा? इसको यहां पे भेज दो, एक पाइप सा बन जाता है, एक ट्यूब सा बनता है, एक रास्ता बनता है और वो यही अंदर की परत बनाती है। यही बेटा फूलती है और ये ऐसी ट्यूब बन जाती है। ये निकलती है इन्हीं जर्म पोर में से और यहां से ये इन गैमीट को लेती हुई नीचे आती रहती है, जो अंदर फीमेल गैमीट के पास इसको पहुंचा जाती है। सो नाउ अब मैं यहां पे कुछ पॉइंट ऐड करूंगी कि बेटा जो इंटाइन होती है यही पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन में मदद करती है। और बेटा ये जर्म पोर होता है, यहां से पॉलन ट्यूब इमर्ज होती है यानी कि निकलती है। बेटा डाइकॉट्स में और मोनोकॉट्स में अलग अलग होता है। इन केस ऑफ डाइकॉट्स एंड इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। अगर मैं मोनोकॉट्स की बात करती हूं उसमें एक ही जर्म पोर होता है, देयर इज वन जर्म पोर। इस कंडीशन को हम मोनोकॉल्पेट कहते हैं, मतलब मोनोकॉट्स के पॉलन ग्रेन में एक ही जर्म पोर होता है। डाइकॉट के अंदर बेटा 2 या 3 जर्म पोर होते हैं तो उसको हम बाइकॉल्पेट या ट्राइकॉल्पेट कंडीशन कहते हैं। सो नाउ इफ आई कंक्लूड करते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। सो पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। बेटा ये आपका हैप्लॉइड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द मेल गैमीट। इसके अंदर मेल गैमीट होता है बेटा। पॉलन ग्रेन बहुत छोटा होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है। बेटा सबसे छोटा पॉलन ग्रेन मायोसोटिस का होता है और लार्जेस्ट
कुकुरबिटेसी फैमिली का होता है, कुकुरबिटेसी फैमिली का होता है। चलिए इसको नोट डाउन करें। कहीं प्रॉब्लम आए तो बेटा वीडियो को पॉज करें और उसको दोबारा समझें, और अगर कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट करिए, मैं उसको आंसर करूंगी। चलिए आगे बेटा, ये हमारा पॉलन ग्रेन तो ऐसा बना, लेकिन पूरी कहानी कहाँ छुपी है कि यार हमने तो ऐसे माइक्रोस्पोर बनाए थे। चलिए कैलेज एंजाइम से टूटने से ये चारों अलग अलग तो हो गए, लेकिन ये ऐसे कैसे बने, इसके अंदर ये 2 स्पर्म सेल कैसे आया? सो दैट इज माइक्रोगैमीटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीटोफाइट, या मैं ऐसे कहूं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इनसाइड द पॉलन ग्रेन। देखिए बेटा बड़ा सिंपल है, तो आपके पास एक पॉलन ग्रेन था, एक्चुअली मैं इसको लिखती हूं, आपके पास एक माइक्रोस्पोर था और ये कैसा था? हैप्लॉइड। सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर एक माइटोसिस होगी, क्योंकि अब तो माइटोसिस हो सकती है, ये तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया। तो एक माइटोसिस हुई तो यहाँ पे 2 सेल्स बने, ठीक है। ये लार्ज वेजिटेटिव सेल और ये उसका बड़ा सा न्यूक्लियस, ये स्मॉल स्पिंडल शेप जेनरेटिव सेल और अंदर उसका न्यूक्लियस। ध्यान से सुनिए बेटा, एक सेल था माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड, उस पे माइटोसिस हुई तो एक सेल से 2 सेल बनेंगे। तो 2 सेल कैसे बने? एक बड़ा सा सेल बना जिसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, ये उसका न्यूक्लियस है, और उसी के अंदर बेटा फ्लोट कर रहा है एक स्मॉल ऐसी शेप का, स्पिंडल शेप ऐसी होती है, और उसके अंदर स्पिंडल शेप का ही इसका न्यूक्लियस पड़ा है जो इसमें फ्लोट कर रहा है। अब एक और माइटोसिस होगी, और जब एक और माइटोसिस हुई बेटा तो यहां पे ये तो जेनरेटिव वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, और जेनरेटिव सेल बेटा 2 में डिवाइड हुआ। सो दिस इज द वेजिटेटिव सेल, उसके अंदर बड़ा सा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, और ये बेटा 2 स्पर्म सेल्स यानी कि गैमीट। सो व्हाट हैपन इज, एक माइक्रोस्पोर पे एक बार माइटोसिस हुई, 2 सेल बना, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल, उसके बाद इसमें दोबारा माइटोसिस हुई तो जो छोटा सेल था उसने फिर से 2 सेल बनाए, और यही बेटा जो 2 सेल होंगे एक्चुअली गैमीट होंगे। इस तरीके से ये 2 गैमीट इसके अंदर बनते हैं। अब देखिए बेटा, ये जो पॉलन ग्रेन है जिसमें जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल है, इसको हम कहते हैं 2 सेल पॉलन ग्रेन या 2 सेल स्टेज। ये वाला जो पॉलन ग्रेन है इसको बोलते हैं 3 सेल स्टेज या 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। अब इसी चीज को इस डायग्राम में देखिए बेटा, ये एक माइक्रोस्पोर है, ठीक है, ये बेटा उसका न्यूक्लियस है। चलिए अब यहाँ पे ये पोलराइज होगा, कैसे? वैक्यूल एक तरफ आ गया, न्यूक्लियस एक तरफ आ गया। ये देखिए बेटा, ये इसके जर्म पोर है, ये एक्साइन है, और ये अंदर ही पीली वाली को जस्ट कवर जो कर रही है दैट इज द इंटाइन। फिर यहाँ पे पहली माइटोसिस हुई, 2 सेल बने, एक बड़ा वाला सेल, ये बड़े सेल का न्यूक्लियस, और ये बेटा एक छोटा सेल जेनरेटिव सेल, और ये जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। फिर बेटा एक और माइटोसिस हुई और ये जेनरेटिव सेल ने फिर से 2 स्पर्म सेल बनाए। दिस इज द 2 सेल pollen and this is the tricellular or 3 cell pollen। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रही हूं, इसको नोट डाउन करें बेटा पहले। चलिए अब ये पॉलन ग्रेन आपका स्टिग्मा पे आना है, सो ये ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
60% एंजियोस्पर्म के अंदर, क्या बोला मैंने, 60% एंजियोस्पर्म के अंदर जो 2 सेल पॉलन ग्रेन है ये बेटा स्टिग्मा पे आता है। मतलब 60% एंजियोस्पर्म में जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसके स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन आता है उसमें केवल एक ही माइटोसिस हुई होती है, यानी एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जेनरेटिव सेल होता है, 2 स्पर्म सेल नहीं होते। सो बेटा क्या होगा, उसके अंदर जो सेकेंड माइटोसिस होती है दैट इज ड्यूरिंग पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। तो जिस समय पॉलन ट्यूब फॉर्म हो रही है उस टाइम बेटा सेकेंड माइटोसिस कंप्लीट होके फिर वो दोनों स्पर्म सेल वहां से आती है। और नेक्स्ट बेटा बाकी के 40% एंजियोस्पर्म में जब पॉलन ग्रेन आता है तो उसके पास ऑलरेडी दोनों स्पर्म सेल होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल, तो यानी कि ये 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन आता है। ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछ सकता है इसके फंक्शंस और इसके डिफरेंस। सो देखिए बेटा, वेजिटेटिव सेल लार्ज था, जेनरेटिव सेल छोटा। वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो इट हैज फूड रिजर्व। जेनरेटिव सेल का फंक्शन क्या है, गैमीट बनाना बेटा, तो इसके पास कोई फूड रिजर्व नहीं है, तो ये मेल गैमीट बनाता है। वेजिटेटिव सेल के पास बड़ा सा इरेगुलर न्यूक्लियस होता है और जेनरेटिव सेल के पास स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होता है। वेजिटेटिव सेल बेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। अब इस चीज को यहाँ पे याद रखिए, पॉलन ट्यूब से जुड़ी हुई आपके पास 3 चीजें हैं। पहली, पॉलन ट्यूब बेटा एक्चुअली इंटाइन ही बना रही है, वो ही खुद पॉलन ट्यूब में बनती है। वेजिटेटिव सेल इसमें मदद करता है, हेल्प करता है। ये इमर्जेस आउट, इट कम्स आउट फ्रॉम द जर्म पोर। ठीक है, चलिए ये बेटा यहाँ पे हमने पॉलन ग्रेन कैसे बना, कैसे हुई, ये सारी चीजें पढ़ी। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलन ग्रेन। सो देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे आता है पॉलन की वाइबिलिटी। देखिए वाइबिलिटी का मतलब है, मान लीजिए कि कोई पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया, अगर मान लीजिए वो खराब हो चुका है तो ऑब्वियसली उसकी पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी, तो वेस्ट है वो पॉलन ग्रेन, किसी लायक नहीं है, तो इट इज नॉट वाइबल। बट इफ आई से अ पॉलन ग्रेन इज वाइबल, दैट इज इट कैन प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब। सो पॉलन वाइबिलिटी का मतलब है इट इज द एबिलिटी ऑफ pollen grain to produce a pollen tube on its compatible stigma। अब ऐसा भी तो नहीं ना बेटा हर स्टिग्मा पे पॉलन ट्यूब बन जाएगी। खरबूज के पेड़ पे तरबूज का पॉलन ग्रेन तो नहीं खिलेगा और आपका खरतबूज तो नहीं बनेगा, खरबूज से खरबूज ही बनेगा, तरबूज से तरबूज ही बनेगा। सो होता क्या है, स्टिग्मा उसी का पॉलन ट्यूब बनता है जो वो दोनों कंपैटिबल हैं। लेकिन अगर वो बना पा रहा है कंपैटिबल के ऊपर, इसका मतलब आपका पॉलन ग्रेन अभी जिंदा है, वाइबल है। सो यहाँ पे बेटा 2 पॉइंट से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन केस ऑफ रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनोसी फैमिली, इनके अंदर बेटा कुछ मंथ्स तक पॉलन वाइबल रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सीरियल्स की, जैसे कि वीट, राइस, तो इस केस में बेटा जो पॉलन ग्रेन है वो आपका कुछ घंटे तक ही वाइबल रहता है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए। हेलो, अच्छा इसको आवर्स नहीं, इसको मिनट्स कर देंगे। ये 30 मिनट्स तक वाइबल रहता है, आधे घंटे। 30 आवर तो बहुत घंटे हो गए, ठीक है, आधे घंटे तक रहता है। चलिए नेक्स्ट बेटा, पॉलन की स्टोरेज। पॉलन ग्रेन को हम स्टोर भी कर सकते हैं। दीज कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन,
दैट इज 196 -196 डिग्री सेल्सियस में, बहुत लो, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स में इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और इस चीज को बेटा हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। देन पॉलन के प्रोडक्ट्स। सो पॉलन के अंदर बेटा जो वेजिटेटिव सेल है उसमें खूब सारा न्यूट्रिशन है। तो अक्सर जो घोड़े होते हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए उनको पॉलन से बनाई जाने वाली टैबलेट्स दी जाती हैं। एथलीट्स भी बेटा पॉलन ग्रेन के सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं। सो पॉलन की टैबलेट्स, सप्लीमेंट्स, इसमें बेटा हाई एनर्जी, हाई न्यूट्रिशन, विटामिन, ये सब होता है। Therefore, these are, इनको हॉर्सेस के लिए और बेटा एथलीट्स को दिया जाता है। नेक्स्ट, पॉलन की एलर्जी। पॉलन की एलर्जी मतलब कभी आप किसी गार्डन में गए हो तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा छींकें आने लगती है। दैट मीन बेटा हमारी बॉडी उससे एलर्जिक है। सो पॉलन एक एलर्जी भी कॉज करता है। इट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन। और ये एलर्जिक रिएक्शन कैसे हो सकता है? जैसे कि कफिंग हो सकती है, स्नीजिंग हो सकती है, एस्थमा, सांस लेने में दिक्कत, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे बेटा एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है अबाउट पार्थेनियम, जिसको हम कॉमनली कैरेट ग्रास कहते हैं। देखिए बेटा, जब इंडिया में वीट को लाया गया था तो उसके साथ साथ गलती से ये वाली वीड आ गई थी। वीड्स क्या होते हैं? ये बहुत सारा अपने आप ग्रो करता है, अनकंट्रोल्ड डिविजन दिखाता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखाता है, और ये किसी काम का नहीं होता, कुछ फल फूल तो हमें दे नहीं रहा, और ये तो बेटा ऊपर से एलर्जी और क्रिएट करता है। सो ये जो पार्थेनियम है ये कैसे हो गया था? ये अलोंग विथ वीट की वैरायटी के साथ इंडिया में आ गया था। इट इज अ ग्रेट एलर्जन, यानी बहुत खराब है, ये काफी खतरनाक एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करता है। चलिए, दिस इज पॉलन। नाउ बेटा अब यहाँ पे हम एक बार कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सो दैट आपकी लास्ट क्लास यहाँ पे रिवाइज हो। सो देखिए बेटा, मेज के अंदर जो मियोसाइट होता है उसमें 20 क्रोमोसोम्स। बेटा मियोसाइट वो सेल होता है जो आपका मियोसिस को कर सकेगा, यानी मैं कह सकती हूं इट इज द मदर सेल दैट विल परफॉर्म मियोसिस। सो यानी कि बेटा अगर इसके पास 20 क्रोमोसोम, अगर ये मियोसिस कर सकता है तो मियोसाइट डिप्लॉइड सेल होता है और 20 क्रोमोसोम्स है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सोमैटिक सेल? बेटा सोमैटिक सेल भी डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, यानी कि ये भी 2n होंगे, यानी कि इनके पास भी 20 होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, भी मतलब में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। यार मियोसाइट इज दैट सेल विच परफॉर्म मियोसिस, यानी डिप्लॉइड, और सोमैटिक सेल्स भी वो होते हैं जो कि डिप्लॉइड होते हैं। सो देखिए बेटा, अगर मैं हमारी बॉडी की बात करूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, वन आर दी सोमैटिक सेल्स एंड वन आर दी जर्म सेल्स। सो जर्म सेल्स जो मियोसिस करके गैमीट बनाते हैं, मियोसाइट, एंड सोमैटिक सेल जो गैमीट नहीं बनाते, लेकिन होते दोनों ही डिप्लॉइड है। आगे देखेंगे बेटा, एक बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर। बाइलोब्ड यानी कि ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। डाइथिकस 2 कंपार्टमेंट, यानी बेटा इसके पास 4 स्पोरेंजिया हो गया। अब 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि पॉलन मदर सेल पर स्पोरेंजियम, एक स्पोरेंजियम यानी कि एक पॉलन सैक में, यानी इसमें 100 है तो इसमें भी 100 होंगे, इसमें भी 100 होंगे और इसमें भी 100 होंगे। यानी कि बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी, टोटल पॉलन मदर सेल आपके 400 हो गए। हाउ मेनी मेल गैमीटोफाइट इट कैन प्रोड्यूस? कितने मेल गैमीटोफाइट ये प्रोड्यूस कर सकती है? सो बड़ा सिंपल बेटा, एक पॉलन मदर सेल जो है हमने पढ़ा था, ये एक बार मियोसिस करेगी,
2 माइटोसिस करती है और 4 फुली डेवलप पॉलन ग्रेन, हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन बनाती है। सो बेटा 400 कितने बनाएंगे? 400 इंटू 4 pollen grain which is 1600 pollen grain। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी pollen मदर सेल विल प्रोड्यूस 1000 pollen? वही एक pollen मदर सेल 4 pollen grain बनाती है। सो ये बोल रहा है कि कितने pollen मदर सेल 1000 pollen grain बनाएगी। तो कुछ नहीं बेटा, इसको यूनिटरी मेथड करेंगे तो यहाँ पे हुआ 250 इज द आंसर। क्लियर? चलिए ये हो गया आपका। अब हमने यहाँ पे मेल पार्ट को कंप्लीटली स्टडी कर लिया। ना बेटा अब यहाँ पे आता है फीमेल पार्ट को पढ़ना, साथ साथ ही हम फीमेल पार्ट को भी पढ़ लेते हैं। सो फीमेल पार्ट को बेटा हम मेगास्पोरोफिल कहेंगे। अब यहाँ पे इधर आ जाओ, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना, कम हियर बेटा। सो देखिए जैसे माइक्रोस्पोरोफिल को हमने स्टेमन कहा था, उसमें एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। मेगास्पोरोफिल इज अ कार्पेल, तो इसके अंदर बेटा एक मेगास्पोरेंजिया होगा। और अभी आप पढ़ेंगे कि ये ओव्यूल होता है। फिर इसके अंदर आपका एक मेगास्पोर मदर सेल होगा बेटा, इसके अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल होगा डिप्लॉइड। फिर बेटा वो यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, वहां पे मेगास्पोर बनेंगे। फिर ये मियोसिस करेगा और इसमें आपके हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे। फिर ये जैसे माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में डेवलप होता है, यानी कि मेल गैमीटोफाइट में, सिमिलरली बेटा ये मेगास्पोर डेवलप होता है इनटू फीमेल गैमीटोफाइट, यानी कि मेगा गैमीटोफाइट में डेवलप होगा। फिर जैसे मेल गैमीटोफाइट में माइटोसिस करके गैमीट बना, सिमिलरली बेटा फीमेल गैमीटोफाइट में माइटोसिस करके, क्यों? क्योंकि ये हैप्लॉइड होंगे तो माइटोसिस होगी बेटा, और हैप्लॉइड गैमीट बनेगा। सो जो प्रोसेस हमने यहाँ पे देखा, इसी तरीके की चीज हमें वहां पे भी पढ़नी है, बट देयर आर स्लाइट चेंजेस। चलिए उनको देखते हैं कि ये क्या होता है। तो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन, और अब ये दोनों टॉपिक भी बेटा मैं आपको कराऊंगी। चलिए ना, लुक हियर, वी हैव स्टडीड इन छोटी क्लासेस में कि इस तरीके से ये हमारा एक कार्पेल या कि पिस्टल होती है बेटा। दिस इज द स्टिग्मा, इसको हम स्टाइल कहते हैं। एंड ये बेटा ओवरी होती है ना। ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है उसको लोक्यूल कहते हैं। यहां पे लिखते भी जाऊंगी, ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है उसको लोक्यूल कहते हैं। सो मान लीजिए इसकी जो कैविटी है इसको लोक्यूल कहते हैं। ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन मोनोलोक्यूलर ओवरी, ट्राइलोक्यूलर ओवरी, तो ये इस तरीके से हो जाएगा बेटा। इस लोक्यूल में होते हैं ओव्यूल ना। ओवरी इज डिप्लॉइड, अभी तक बेटा किसी में मियोसिस नहीं हुई, तो ओव्यूल इज डिप्लॉइड। ध्यान रहे, ओवरी इज अ स्ट्रक्चर, लोक्यूल इज नॉट अ स्ट्रक्चर, इट इज द स्पेस। उसके अंदर ओव्यूल है बेटा, तो इसके अंदर यहां पे मैंने बनाया ये ओव्यूल, तो ओव्यूल भी मेरा डिप्लॉइड होगा। एंड दिस ओव्यूल इज द मेगा स्पोरेंजिया। अब देखिए बेटा, ये जो आपका ओव्यूल होता है ये इस ओवरी से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ प्लासेंटा। तो मैंने क्या बोला, ओवरी से ओव्यूल जॉइन होता है बाय प्लासेंटा। सो मान लीजिए
यहां पे जो होगा ये प्लासेंटा हुआ। अब प्लासेंटा से ओव्यूल डायरेक्टली तो नहीं जुड़ा, एक डंडा है बेटा यहाँ पे, ये जो ओव्यूल है एक डंडा है यहाँ पे जिससे ये जुड़ा है। तो ये जो डंडा है, दिस स्टॉक, इसे कहते हैं फ्यूनिकल। तो देखिए बेटा, प्लासेंटा से ओव्यूल जुड़ा हुआ है विद द स्टॉक विच इज नोन एज फ्यूनिकल। ध्यान से सुनिए, बड़ा इजी है, लेकिन अगर नहीं सुनेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ओवरी के अंदर लोक्यूल कैविटी, उसके अंदर ओव्यूल। एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं, सिंगल हो सकता है। ओवरी से ओव्यूल कैसे जुड़ा है, कहां पे है, प्लासेंटा पे है। लेकिन इस प्लासेंटा से डायरेक्टली ओव्यूल एक स्टॉक से जुड़ा है, एक डंडे से जुड़ा है, जिसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। बेटा ये जो फ्यूनिकल है, ये डंडा इस पूरे ओव्यूल की बॉडी से, इस पार्ट से जुड़ा है, इसको हाइलम कहते हैं। सो अब देखिए बेटा, ये फ्यूनिकल इस ओव्यूल की बॉडी से जुड़ा हुआ है विद द हाइलम विच इज द स्कार ऑफ द सीड। आपने कभी कोई सीड देखा हो, मटर का, चने का, राजमा का, कोई भी, आप बेटा उसमें देखेंगे छोटा सा स्कार होता है, उसके ऊपर एक निशान होता है, ये हाइलम होता है, क्योंकि इसी से आपका अंदर का ओव्यूल जुड़ा हुआ है। बेटा वो ओव्यूल ही सीड बनता है, तो वो ओवरी के अंदर होगा। जो आप राजमा खाते हो दैट इज अ सीड, इट इज अ सीड। वो ओव्यूल खा रहे हो, वो कभी ओव्यूल था फर्टिलाइजेशन से पहले, तो वो जिस पार्ट से जुड़ा होगा वहां पे गड्ढा सा रह गया, स्कार रह गया, तो उसको हम हाइलम कहते हैं। ठीक है बेटा। अब सेम, दिस इज द पॉलन ग्रेन, इसके ऊपर आता है बेटा स्टिग्मा के ऊपर, दिस इज द स्टाइल, ये ओवरी, इसके अंदर आपका ये ओव्यूल। अब इसके अंदर ये क्या बनाया है, ये क्या है, इसको अभी आगे देखते हैं। पहले बेटा ये डायग्राम देखिए, ये मेरा ओवरी, अब मान लीजिए मैंने ये ओवरी ली और इसको मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, फिर ऐसा देख रही हूँ, तो ये बेटा क्या हो गया, दीज आर दी लोक्यूल, लोक्यूल 1, लोक्यूल 2, लोक्यूल 3, तो ये मेरे को दिख रहा है ट्राइलोक्यूलर। आपने मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा है। ये मेरे ओव्यूल है बेटा, ये जैसे जुड़ा है इसको मैंने प्लासेंटा कह दिया, लेकिन ये किससे जुड़ा है, इससे, इसको मैं फ्यूनिकलस कहती हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ये मॉर्फोलॉजी का पार्ट है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो कार्पल्स है ये आपस में फ्यूज होते हैं, जैसे यहाँ से जुड़ा है या इस ये ओवरी से जुड़ा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिनकार्पस, जब आपके फ्यूज्ड होते हैं। सो दिस प्लांट, ये किसका है, हिबिस्कस का है। ये किसका है बेटा, मिशेलिया का है। एक मिनट, दिस इज नॉट मिशेलिया, दिस इज पेपेवर। ठीक है, ये सिनकार्पस पेपेवल का है, सिनकार्पस ओवरी, ओवरी से सारे स्टेमन आपके जुड़े हुए हैं। ये बेटा फ्री है, देखिए सारे कार्पेल आपस में फ्री हैं, तो ये कंडीशन होती है एपोकार्पस, ये आपका मिशेलिया फ्लावर है। नाउ दिस इज द ओव्यूल। ओव्यूल बेटा अलग अलग दिख सकता है डिपेंडिंग अपॉन उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा पार्ट किधर है, किस एंगल पे है, लेकिन ये वाला ओव्यूल हम बनाएंगे, इस ओव्यूल को हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ऐसा क्यों कहा अभी देखेंगे। ये एनाट्रोपस ओव्यूल मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में इसी तरीके का ओव्यूल होता है। तो चलिए अब इस ओव्यूल को बनाते हैं बेटा, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीजें मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी आप जानते हैं कि अगर मेरी जो ओवरी है वो ये देखिए थैलेमस के बिल्कुल ऊपर है, तो इस कंडीशन में मेरी ओवरी साफ दिख रही है, दिस इज सुपीरियर ओवरी। तो ये मेरे कैसे फ्लावर होते हैं, हाइपोगाइनस, नीचे से आ रहा है स्टेमन, हाइपो। अगर मेरी बिल्कुल अंदर है, थैलेमस के अंदर गोड़ी हुई है देखो, और ये ऊपर से आ रहे हैं स्टेमन, दिस इज एपिगाइनस फ्लावर, इसमें पूरी ओवरी छुपी हुई है, इसको इंफीरियर ओवरी कहते हैं।
और ये मेरी पेरिग्राइनस, क्योंकि ये ना पूरी छुप रही है ना पूरी दिख रही है। नाउ लेट्स मेक दिस ओव्यूल। सो देखिए बेटा, मान लीजिए कि हमने बोला था यहां पे कहीं प्लासेंटा है और इस प्लासेंटा से जो ओव्यूल है वो ऐसे जुड़ा है। मान लीजिए दिस इज द फ्यूनिकल। अब बेटा ये आपका ओव्यूल जुड़ा हुआ है। ठीक है, दिस इज अ ओव्यूल, यहां पे ये फ्यूनिकल है। बेटा ये पूरी ओव्यूल की बॉडी है। सो ये जिसके थ्रू जुड़ा हुआ है, ओव्यूल की बॉडी, देखिए बेटा ये यहां पे, इसको मैंने बोल दिया हाइलम। इनफैक्ट मैं इसको एक बार फिर से बनाती हूं। येलो से बनाती हूं। ये इससे जुड़ा हुआ है। दिस इज द हाइलम। बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि ये हाइलम ऐसे, ये नीचे तक पूरा एक लाइन दिखती है, इसको हम कहते हैं रैफी। इसको क्या कहते हैं? रैफी। अब देखिए ये मेरा एक ओव्यूल है। अगर आप एक ओव्यूल को देखेंगे तो बाहर कुछ परतें हैं, ये परत, ये परत, ये परत और ये परत। ये बेटा क्या है? दीज आर दी इंटेग्यूमेंट। क्या है ये? इंटेग्यूमेंट। बेटा इंटेग्यूमेंट कुछ नहीं है, ओव्यूल की कवरिंग है। सो दिस इज द आउटर इंटेग्यूमेंट एंड दिस इज द इनर इंटेग्यूमेंट। बेटा ये ही जा करके फिर सीड का कोट बनाते हैं। ये ही इंटेग्यूमेंट बाद में सीड का कोट बनाते हैं। सो वी ऑल नो दैट ओव्यूल विच इज द मेगास्पोरेंजिया, ये ही बाद में बेटा सीड बनाएगा। तो सीड का कोट कौन बनाएगा? ओव्यूल का कवर विच इज इंटेग्यूमेंट। सो आउटर कवर, आउटर इंटेग्यूमेंट आउटर कोट बनाएगा, इनर इंटेग्यूमेंट इनर कोट बनाएगा। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, यहां मैं लिख देती हूं। इसको ऐसे लिखती हूं कि ये इंटेग्यूमेंट सीड का कोट बनाते हैं बेटा। आउटर वाला बनाता है टेस्टा और इनर वाला बनाता है टेगमेन। आगे भी पढ़ेंगे। नाउ बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इंटेग्यूमेंट है ये नीचे वाले पार्ट में तो है ही नहीं, तो इस पार्ट को हम कहते हैं चलाजल रीजन या चलाजल पोल। और ये वाला पार्ट जहां पे एक छोटा सा पोर है, इंटेग्यूमेंट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे एक छोटा सा पोल जुड़ा हुआ है, इसको बेटा कहते हैं द माइक्रोपाइल रीजन। और यहीं से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। इसका फंक्शन क्या है? यहां से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। बेटा ये वाला जो सारा सेल है ना, these all cells, this is the nucellus। ये सेल कौन सा है? nucellus। अब देखिए बेटा, अब इसकी प्लॉइडी देखते हैं। सो ओव्यूल इज द स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट का पार्ट है तो ये डिप्लॉइड होगा। बेटा इंटेग्यूमेंट के सेल्स भी डिप्लॉइड ही होंगे। अच्छा ये तो रीजन है तो इसका कोई सेल नहीं है, चलाजल के यहाँ पे सेल भी डिप्लॉइड। न्यूसेलस के सारे सेल भी डिप्लॉइड ही होंगे और न्यूसेलस के सेल्स का काम होता है न्यूट्रिशन करना। अब इसके दो फंक्शन है, एक तो बेटा इसका काम हो गया न्यूट्रिशन करना, दूसरा कोई एक सेल ऑफ न्यूसेलस, अ सेल, it will become the meiocyte, यानी जो मियोसिस करेगा तो अब उसको बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। जैसे वहां पे हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा था, यहां पे हम इसको मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे।
सो ऑब्वियसली बेटा ये सेल डिप्लॉयड होगा। तो इसी न्यूसेलस का कोई सेल, यहीं पे एक सेल, ये बेटा बन जाएगा मेगास्पोर मदर सेल, और यही मेगास्पोर मदर सेल उसके बाद करेगा मियोसिस और बेटा बनाएगा 4 मेगास्पोर। ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड। तो यहां पे 4 मेगास्पोर बनेंगे जो आपके हैप्लॉइड होंगे। चलिए बेटा इन चीजों को एक बार डायग्राम में हम खुद से बना करके देखते हैं। ये मेरे पास एक ओव्यूल है, मैंने बेटा बोला दिस इज अ डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या करेगा? मियोसिस। तो पहली मियोसिस होगी, तो पहली मियोसिस में बेटा 2 सेल बनेंगे। इसको क्या बोलते हैं? ये आपके 2 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है, तो ये 2 हैं, तो इसको हम बोलेंगे डायाड। डायाड 2 सेल स्टेज। अब एक और मियोसिस होगी। अब ये मैं ओव्यूल बार बार इसलिए बना रही हूं क्योंकि मैं अंदर आपको दिखा रही हूं कि सारी चीजें अंदर ही हो रही है, तो गोल गप्पा मत कर देना इसको। अब होगी मियोसिस 2। तो फाइनली मियोसिस 1 और 2 के बाद 4 सेल्स हो जाते हैं एक सेल के, तो यहां पे 4 सेल्स हो गए। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, और इसको हम कहते हैं टेट्राड। वही सेम कहानी है। पॉलन मदर सेल ने बेटा 4 माइक्रोस्पोर बनाए थे, और वो 4 माइक्रोस्पोर फिर 4 अपने अपने पॉलन ग्रेन में डेवलप होता था। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट है। ये चारों के चारों मेगास्पोर फीमेल गैमीटोफाइट नहीं बनाएंगे। अगर आपने यहां पे नोटिस किया हो, मैंने बेटा एक बड़ा बनाया है और बाकी 3 छोटे। सो ये 3 इनमें से डीजेनेरेट हो जाएंगे, और ये बेटा which is the 4th from the micropyle end। अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट कौन सा था? माइक्रोपाइल पार्ट था। तो माइक्रोपाइल वाले से 1 2 3 4, 4th फ्रॉम दी माइक्रोपाइल एंड ये बेटा अब आपका डेवलप होगा इनटू फीमेल, या मैं इसको अभी बोलती हूं अभी डेवलप नहीं हुआ, ये आपका होगा फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर ये कैसा है बेटा? हैप्लॉइड। सो वहां पे हमारे 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे, यहां पे भी 4 मेगास्पोर बने, लेकिन 3 बेटा खराब हो गए, एक ही बड़ा बनता है, अनइक्वल डिवीजन होती है, तो एक बड़ा सा मेगास्पोर बनता है जो कि फंक्शनल रहता है। लुक एट हियर, ये बेटा एक सेल है, तो इसके आसपास न्यूसेलस था ना, ऐसा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे ये न्यूसेलस के सेल है, यहाँ पे एक मेरा मेगास्पोर सेल है विच इज अ डिप्लॉइड सेल। फिर बेटा इसने क्या किया? एक मियोसिस करने के बाद 2 सेल्स बनाए, इसको मेगास्पोर डायाड का। फिर बेटा दूसरी के बाद 4 सेल बन गए, इसको टेट्राड का। अब इसमें से 3 तो आपके चले जाएंगे, केवल एक ही फंक्शनल रह जाएगा। So formation of megaspore from megaspore mother cell by meiosis is known as megasporogenesis। आगे देखिए बेटा, अब इस वाले का क्या होगा? So देखिए बेटा, ये मेरे पास एक फंक्शनल मेगास्पोर है। This is the haploid फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये हैप्लॉइड है, ये फर्दर मियोसिस नहीं कर सकता, सो ये बेटा करेगा माइटोसिस, एक माइटोसिस,
अब यहाँ पे आपके 2 न्यूक्लियस बने, सेम वही कहानी बेटा जैसे वहां पे हो रहा था, देयर इज ओनली कैरियोकाइनेसिस। अभी यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, वो बाद में होगी। फिर आपकी एक और माइटोसिस हुई, तो बेटा 4 न्यूक्लियस मिले। तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियस मिले, लेट अस राइट 2 हेप्लॉइड न्यूक्लियस। यहाँ पे बेटा 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियस। अब ये 4n मत समझना, मैं 4 नंबर बता रही हूँ, और हेप्लॉइड न्यूक्लियस। अब बेटा एक और माइटोसिस होगी, और अब इसमें बनेंगे 8 न्यूक्लियस। तो एक मेगास्पोर ने 3 बार माइटोसिस करी और 8 न्यूक्लियस बनाए। अब इनके बाद होगी इसमें साइटोकाइनेसिस। तो ये बेटा अब सेल वॉल बनाने लगेंगे। सो ये कैसा बनाएगा बेटा, ये 3 अलग चले जाएंगे, 3 सेल ऊपर आ जाएंगे, ये तीनों के न्यूक्लियस, इन्हें कहेंगे 3 एंटीपोडल। 3 सेल बेटा ऊपर बन गए, एंड ऑब्वियसली दीज आर हेप्लॉइड। 3 बेटा नीचे सेल बन जाएंगे, एक ये, एक ये, और एक यहां पे। सो ये हो गया एक एग सेल। ये भी कैसा है, हेप्लॉइड। और इसे बेटा क्या कहते हैं, सिनर्जिड। तो 2 सिनर्जिड के सेल बने, ये भी कैसे है, हेप्लॉइड। एक सेल बीच में है बड़ा सा, 1 लार्ज सेंट्रल सेल, और उसके अंदर दो न्यूक्लियस। समझ में आया क्या हुआ बेटा, आपके ये बने 8 न्यूक्लियस। अब ये 8 न्यूक्लियस के बाद जब सेल वॉल बनने लगा, तो ये बेटा कुछ इस तरीके से हुआ कि 3 सेल ऊपर चले गए, उनको एंटीपोडल कह दिया। 3 बेटा नीचे आ गए, उसको सिनर्जिड और एग सेल कह दिया। 2 बेटा बीच में न्यूक्लियस है, क्योंकि एक सेल में 2 न्यूक्लियस है, उसको सेंट्रल सेल कह रहे हैं। अब ये कैसा होगा, अगर मैं उसको ओव्यूल के अंदर बनाऊंगी तो ये कैसा दिखेगा, चलिए। सो देखिए बेटा, ये ओव्यूल के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा। माइक्रोपाइल के पास वाला रीजन इधर, इधर बेटा हमारे बने हैं सिनर्जिड्स, एंड दिस इज द एग सेल। सो ये सिनर्जिड है बेटा, और ये एग सेल है। इन दोनों को साथ में कहते हैं द एग apparatus, and this egg is the female gamete। ये ही बेटा फीमेल गैमीटस के फंक्शन अभी लिखाऊंगी। तो ये बेटा जो हमारे ये वाला पार्ट है, ये एक्चुअली ऊपर बना है, माइक्रोपाइल के ऊपर वाला पार्ट। अब 3 सेल बेटा इधर गए, ये है मेरे 3 एंटीपोडल्स। बेटा ये सब हेप्लॉइड है। 2 मेरे न्यूक्लियस है, सेल नहीं है, न्यूक्लियस है। सो देयर इज अ वन लार्ज सेंट्रल सेल। सो दिस इज द लार्ज सेंट्रल सेल, और ये उसके 2 पोलर न्यूक्लियाई। सो दिस इज जो अंदर बना है, दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट और द मेगा गैमेटोफाइट विच इज द एम्ब्रियो सैक। सो ये बेटा आपका होता है एक एम्ब्रियो सैक।
इस एम्ब्रियो सैक में आपके पास क्या है? 7 cells and 8 nucleate stage. इसकी प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड. 7 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 न्यूक्लियस, क्योंकि एक सेल में 2 न्यूक्लियस है. 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियर स्टेज. यहां पे भी देखेंगे बेटा ये कैसे हुआ. पहले ऐसे बना, उसके बाद न्यूक्लियस 4 सेल डिवाइड, फिर इस तरीके से हो गया और हमारा ऐसा एम्ब्रियो सैक बना. अब इसके फंक्शंस एक बार लिख लेते हैं ना बेटा. देखेंगे एंटीपोडल्स का काम होता है न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना. बेटा ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये पोलर न्यूक्लियाई आगे जाकर के एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगी. एंडोस्पर्म बेटा क्या होता है? जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है. ये हम आगे देखेंगे, अभी इसमें लोड मत लो. सिनर्जिड्स भी बेटा न्यूट्रिशन करता है और ये एग सेल बेटा गैमीट होता है. अब यहां पे कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, इसे कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस. ये बेटा क्या करती है? गाइड करती है पॉलन ट्यूब को. जब पॉलन ट्यूब यहां से एंटर करेगी, हियर द पॉलन ट्यूब विल एंटर, सो इट विल गाइड द पॉलन ट्यूब. ठीक है. अच्छा सेंट्रल सेल क्या है? हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? बेटा जब तक दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं कर रहे तब तक हैप्लॉइड है, लेकिन जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे तब डिप्लॉइड हो जाएगा. चलिए डिप्लॉइड न्यूक्लियस हो जाएगा. चलिए अभी तक हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं? बहुत सारा पार्ट. हमने देखा कि एंथर में कैसे मियोसिस हुई, माइटोसिस हुई, पॉलन ग्रेन बना. हमने देखा ओवरी में ओव्यूल के अंदर कैसे 4 मेगास्पोर बने, फिर आपका माइटोसिस से एम्ब्रियो सैक बना. ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएगा और इस तक पहुंचना है. फिर हम देखेंगे ये कैसे आएगा, फिर आगे क्या होगा. दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा. सो आज के लिए यहाँ पे इतना ही. प्लीज नेक्स्ट क्लास में आप यहाँ तक रिवाइज करके आइएगा. अगली क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन. तो हमारा मेजर चैप्टर अगली क्लास में खत्म हो जाएगा. सो विद दिस थिंग आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. सो फिर मिलेंगे बच्चे. बाय बाय एंड थैंक यू.